नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का पहला अपडेट, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। रिलायंस जियो, नोकिया और एरिक्सन से 5G गियर तैनात करेगा। अपने अलग अलग बयानों में यूरोपीय दूरसंचार गियर निर्माता नोकिया और एरिक्सन ने कहा कि देश के सबसे बड़े वाहक रिलायंस जियो को 5G नेटवर्क उपकरण की आपूर्ति के लिए बहुवर्षीय आपूर्ति अनुबंध किया है। रिलायंस जियो एक 5G स्टैंडअलोन नेटवर्क तैनात करने की योजना बना रहा है, जो उसके 4G नेटवर्क के साथ काम करेगा। कंपनी ने कहा कि यह नेटवर्क रिलायंस जियो को उन्नत 5G सेवाएं जैसे मशीन टू मशीन संचार, नेटवर्क स्लाइसिंग और अल्ट्रा लो लेटेंसी देने में सक्षम बनाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। प्रदीप खरोला को भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के CMD के रूप में नामित किया गया। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार पूर्व नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह खरोला को भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ITPO का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया गया है। 1985 बैच के कर्नाटक कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी खरोला पिछले साल सितंबर में नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। इस साल मार्च में उन्हें राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो सरकारी नौकरी की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। भारत फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए। भारत और फ्रांस को निकाय की 5वीं आम सभा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। ISA के महानिदेशक अजय माथुर ने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ISA के अध्यक्ष होंगे, जबकि फ्रांस की विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी राज्य मंत्री क्रिसूला जकारोपुलो सह अध्यक्ष होंगी। माथुर ने बताया कि अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक आवेदन क्रमशः भारत और फ्रांस द्वारा ही किए गए थे। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। फीफा तजुनी बनी 2023 फीफा महिला विश्व कप की शुभंकर। पहली बार 2023 महिला विश्व कप में 2 देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड साथ टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। सिडनी में समापन से पहले ऑकलैंड में शुरू होने वाले टूर्नामेंट के साथ खेलों को दोनों देशों में विभाजित किया जाएगा। तजुनी को 2023 महिला विश्व कप शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया था। तजुनी एक पेंगुइन है जो यूडिप्टुला की छोटी प्रजातियों पर आधारित है, जो न्यूजीलैंड से है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाने वाली एडिप्टुला वाहोलैंडिया प्रजाति के साथ से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। पेंशन सूचकांक में 44 देशों में भारत 41वें स्थान पर। 2021 में 43 देशों में से 40वें की तुलना में भारत मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 44 देशों में से 41वें स्थान पर है। एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश को अपने नियामक ढांचे को मजबूत करने और निजी पेंशन व्यवस्था के तहत कवरेज को बढ़ावा देने की जरूरत है। सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट में कहा गया है, देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज के अभाव में निजी पेंशन व्यवस्था के तहत कवरेज को बढ़ाकर पर्याप्तता और स्थिरता उपसूचकांक में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। बांग्लादेश में आयोजित ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट। बांग्लादेश के खुलना में आयोजित ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट में 70 देशों के युवाओं ने भाग लिया।
20 से 22 अक्टूबर के बीच 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में हाइब्रिड प्रारूप में 650 युवाओं को एक साथ लाया गया है, जिसमें 150 युवा व्यक्तिगत रूप से और 500 ऑनलाइन शामिल हैं। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले ग्लोबल यूथ लीडरशिप सेंटर GYLC के CEO एजाज अहमद ने शिखर सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि GYLC को जलवायु संकट से निपटने के लिए विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के युवाओं को जुटाने के लिए एक वैश्विक संगठन के रूप में लॉन्च किया गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। फिनटेक प्लेटफॉर्म फोनपे ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया। डेल टेक्नोलॉजीज और एनटीटी ने भारत में पहली बार लिक्विड इमर्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए फिनटेक प्रमुख फोनपे के लिए एक ग्रीन डेटा सेंटर बनाया है। यह भारत में फोनपे का पहला ग्रीन डेटा सेंटर भी है, जो फिनटेक को अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्थिरता लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा, कंपनी ने कहा। यह एक 4.8 मेगावाट सुविधा, जो महापे नवी मुंबई में 13,740 वर्ग फुट में फैली हुई है, को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग DCLC और लिक्विड इमर्शन कूलिंग LIC जैसी उन्नत वैकल्पिक कूलिंग तकनीकों के साथ बनाया और डिजाइन किया गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। HDFC सिक्योरिटीज ने बेंगलुरु में खोला महिलाओं का डिजिटल केंद्र। HDFC सिक्योरिटीज, एक प्रमुख स्टॉक ब्रोकरेज फर्म, ने भारत में पहली बार केवल महिलाओं के लिए डिजिटल सेंटर DC खोलने की घोषणा की है। केंद्र महिलाओं की एक टीम के साथ पुरुष और महिला दोनों निवेशकों की सेवा करेगा। केंद्र बेंगलुरु में स्थित होगा और कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ग्राहकों को अपनी सेवाएं देगा। एक बयान के अनुसार सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने और डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भारत भर में कई DC खोलने के संबंध में कंपनी की घोषणा का यह अनुसरण करता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक नामित। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि शंकर सुब्रमण्यम के को आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक नामित किया गया है। आदित्य L1 भारत का पहला लेबोरेटरी श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। बेंगलुरु मुख्यालय वाली राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बयान में कहा, अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में रखा जाएगा। L1 बिंदु के आसपास एक उपग्रह को बिना किसी गुप्त ग्रहण या ग्रहण के लगातार सूर्य को देखने का लाभ मिलता है, यह कहा गया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। गुजरात में PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन डेफ स्पेस। डेफ एक्सपो 2022 का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में महात्मा गांधी सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में किया था। समारोह में बोलते हुए PM मोदी ने कहा कि डेफ एक्सपो भारतीय रक्षा निर्माण क्षमताओं को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने उद्योग और स्टार्टअप के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में सशस्त्र बलों के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए मिशन डेफ स्पेस का भी शुभारंभ किया। PM ने कहा कि देश का लक्ष्य अब निकट भविष्य में रक्षा निर्यात को बढ़ाकर $5 बिलियन करना है। तो इस डेली अपडेट के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यही समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।